अब ध्यान दीजिए, कार्नोट इंजन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 3 चीज़ें कार्नोट के नाम से होंगी, एक कार्नोट इंजन, एक कार्नोट साइकिल और एक कार्नोट थ्योरम। क्या बताया मैंने, कितनी चीज़ें हैं? यस 3। कौन कौन सी? प्रदीप। कार्नोट इंजन, साइकिल, और तीसरा नहीं पता। थ्योरम, कार्नोट थ्योरम। अब समझो है क्या क्या। जैसे मैंने आपको बताया, कार्नोट इंजन जो है वो इमेजिनरी इंजन है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल हो सकती है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इन 3 के बाद आपका ये यूनिट खत्म हो जाता है बेटा, मेन यही 3 है, ठीक है। फर्दर जो आप हायर स्टडीज में भी जाते हैं ना, वहाँ इन तीनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सपोज वी हैव ए हॉट reservoir at temperature T1 and cold reservoir at temperature T2. What is the maximum efficiency possible for the heat engine operating between these two reservoirs, and what cycle of process should be adopted to achieve the maximum efficiency? 2 सवाल हैं। पहला तो कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल है उस हीट इंजन के लिए जो इन 2 सेम मतलब यही टेम्परेचर लेने हैं T1 और T2, इनके बीच में आप कितने भी इंजन लगा लो, उसमें से किस इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल है। उस मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए कैसा प्रोसेस फॉलो किया जाए। समझ में आई बात? कौन सा साइकिल प्रोसेस साइकिल फॉलो किया जाएगा। साइकिल मतलब इनिशियल स्टेट से चले और डिफरेंट स्टेट से होते हुए वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ गए, ये कहलाएगा साइकिल। सैडी कार्नोट, ए फ्रेंच इंजीनियर, फर्स्ट कंसिडर्ड दिस क्वेश्चन इन 1824. Interestingly, Carnot arrived at the correct answer even though the basic concept of heat and thermodynamics had yet to be firmly established. यानी कि उस टाइम जो इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे वो आज के लिए भी वैलिड है। अब सबसे पहले ये समझो, ये आपको राइट में डायग्राम नज़र आ रहा है। P1 V1 T1 से P2 V2 T1 तक गए, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक आने के लिए टेम्परेचर सेम है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसा है बेटा, बोलिए? आइसोथर्मल। एग्जैक्टली, यस। यानी कि अगर मैं नाम भी रख दूं ए, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकता है, ठीक है। कार्नोट इंजन में इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाने के लिए, फिर फाइनल से वापस आने के लिए जो साइकिल यूज होता है दैट इज कार्नोट साइकिल। और कार्नोट थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो हम लास्ट में स्टडी करेंगे। कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल समझ में आया क्या? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वैसे तो, पर इनके नाम, कार्नोट इंजन वो इंजन है जो थ्योरेटिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला इंजन पॉसिबल है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब 100% एफिशिएंट नहीं है। क्लियर? एक और बात, एक वर्ड आता है क्वासी स्टैटिक। कई बार आप ये एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इतनी स्लो हो, यानी कि अगर आप उसमें प्रेशर में चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो इतना स्लो हो कि उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिस्टर्ब ना हो। ये बात समझ में आ रही है बेटा? कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इतना स्लो है कि सर यस सर मैं एक बार क्लास को लीव कर रहा हूँ सर। क्या हुआ? सर दुकान पर जाना है सर एक बार। सुमित, सुमित नहीं सर, यशवीर। एक मिनट, ओके ठीक है। हाँ, हम ये बात कर रहे थे बेटा कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इतनी स्लो किया जाए कि क्या हो, हर टाइम वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में महसूस हो, तो वो प्रोसेस कहलाता है
क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, चाहे उसमें प्रेशर में चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम में कर रहे हैं, टेम्परेचर में कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, वो बहुत स्लो होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वी एक्सपेक्ट द आइडियल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर टू बी रिवर्सिबल इंजन। हम ये मान लेते हैं कि जो आइडियल इंजन किन्हीं दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करेगा वो रिवर्सिबल होगा, यानी कि वो जो इंजन जिसकी हम एफिशिएंसी मैक्सिमम कंसीडर करेंगे वो कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल वाला नहीं हो सकता। ये बात भी प्रूव हो जाएगी। ये एक तरह से स्टेटमेंट है कार्नोट थ्योरम की। मैंने आपको तीन चीज़ें बताई ना, कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल और कार्नोट थ्योरम। तो कार्नोट इंजन तो वो है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। कार्नोट साइकिल उस इंजन में जिस साइकिल के थ्रू एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी डिसिपेट होती है, वो साइकिल कार्नोट साइकिल होगा। और कार्नोट थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि कोई भी हीट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर, अगर हम चाहते हैं उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो तो उसका रिवर्सिबल होना ज़रूरी है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसे प्रूव भी किया जा सकता है। ठीक है, और इस मतलब जो थ्योरम है उसकी दो स्टेटमेंट है। एक तो जो मैंने बताई वो, एक ये कि एफिशिएंसी जो है वो नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि आप वर्किंग सब्सटेंस का कंपोजिशन एफिशिएंसी के फॉर्मूले में नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो, एफिशिएंसी केवल किस पे डिपेंड करेगी, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। वो तो फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ों का थोड़ा बेस आपको क्लियर हुआ। सर साइकिल दोबारा बता दो प्लीज। साइकिल अभी बेटा शुरू नहीं किया है, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी थ्योरम बता दो। क्या बेटा, थ्योरम थ्योरम बेटा दो स्टेटमेंट है थ्योरम की, ए और बी। ए स्टेटमेंट तो ये कह रही है कि वर्किंग बिटवीन द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन इज मैक्सिमम। इसमें हम कैसे प्रूव करेंगे, हम दो इंजन लेके चलेंगे, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, और बाद में ये प्रूव कर देंगे कि इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से कम है। ये हो जाएगा प्रूव। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि जो एफिशिएंसी है वो नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस के डिपेंडेंट नहीं होती। वो फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस T2/T1। तो T2 सिंक का टेम्परेचर है, T1 सोर्स का है। तो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी कंपोजिशन का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब वर्किंग सब्सटेंस चाहे कुछ भी हो, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जो है वो तय करेंगे कि एफिशिएंसी क्या है। ठीक है बेटा। दिशा, साइकिल बेटा अभी मैं शुरू करूंगा। इनिशियल से ओके सर। फाइनल में जाने के लिए हम, और फाइनल से इनिशियल में वापस आने के लिए 4 टोटल प्रोसेस होते हैं, वो उनकी मैं जिक्र अभी करूंगा। फिलहाल ये तो क्लियर हो गया ना कि तीन चीजें एक ही चीज से रिलेटेड है। ये बात तो क्लियर हो गई Yes, सभी sir. को। चलिए Yes, अब आगे sir. चलते हैं। ए प्रोसेस इज रिवर्सिबल इफ इट इज क्वासी स्टैटिक एंड नॉन डिसिपेटेड। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल तब होता है जब एक तो वो क्वासी स्टैटिक हो, यानी कि उसमें धीरे धीरे चेंजेस हो, हर स्टेट में वो इक्विलिब्रियम में रहे, और नॉन डिसिपेटिव यानी कि एनर्जी वेस्ट ना हो। क्लियर है ये चीज, बोलिए। यस सर। इरिवर्सिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद डिसिपेटिव इफेक्ट्स। अगर कोई इंजन इरिवर्सिबल है तो इसका मतलब उसमें डिसिपेटिव इफेक्ट्स होंगे, यानी कि उसमें एनर्जी वेस्ट होगी। क्लियर। We have seen that a process is not quasi-static if it involves finite temperature difference between the system and the reservoir. अगर सिस्टम और रेजरवोयर के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस रहते हैं तो वो क्वासी स्टैटिक नहीं हो सकता, और क्वासी स्टैटिक नहीं होगा तो रिवर्सिबल भी नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सिबल की कंडीशन है क्वासी स्टैटिक। It implies that a reversible heat engine operating between two temperature, heat should be absorbed isothermally and release isothermally. अब एक बात ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा कि टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस जिस प्रोसेस में नहीं होता वो कैसा होता है,
आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। तो इसका मतलब गैस चाहे एक्सपैंड करे चाहे कंप्रेस हो, ये प्रोसेस आइसोथर्मली होना चाहिए। तो दो प्रोसेस तो ये हो गए जो आपके कार्नोट साइकिल में इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? एक तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये बात क्लियर हुई? यस सर। दो प्रोसेस और होंगे। देखिए, we thus identified two steps of reversible heat engine: isothermal process at temperature T1 absorbing heat Q1 from hot reservoir, and another isothermal process at temperature T2 releasing heat Q2 to the cold reservoir। तो ये दो प्रोसेस हो गए। इसके अलावा दो प्रोसेस और होंगे। वो क्या होंगे? टू कंप्लीट साइकिल वी नीड टू टेक द सिस्टम फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। क्योंकि देखो, आपके दो आइसोथर्मल जो प्रोसेस हैं, एक तो टेम्परेचर T1 पे है, एक T2 पे है। तो आपका सिस्टम T1 से T2 पे ले जाने के लिए भी तो कोई प्रोसेस होना चाहिए। बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए बेटा। नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। एक बार फिर से देख लीजिए, हम क्या कर रहे हैं। हमें सिस्टम को क्वासी स्टैटिक करना है और नॉन डिसिपेटिव करना है। आप एक बार तो हीट ले रहे हैं, किससे? हॉट रेजर्वोयर से, और एक बार दे रहे हैं कोल्ड रेजर्वोयर को। यही करता है ना इंजन। अगर आपको याद हो, इंजन में हमने क्या किया था? सोर्स से हीट ली थी। सोर्स कितने टेम्परेचर पे था? T1 पे। तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर T1 हो गया। वो प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। क्योंकि आप अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट दे रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपेंड होगी गैस। ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? लेट मी मेक इट क्लियर टू यू। आपको ये तो पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। ये सबको क्लियर है? बोलो बेटा। अब मैंने आपको कहा कि हीट ले रहे हैं, यानी कि डी क्यू है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी हीट दोगे वो वर्क करने में काम आएगी। वर्क क्या होगा? पी डी वी। तो आप डी डब्ल्यू पॉजिटिव है क्योंकि आप सिस्टम को दे रहे हो, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आई बात? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम बढ़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंशन होगा। तो ये प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये बात क्लियर है? बोलो। यस सर। ऐसे ही आपने दूसरा प्रोसेस क्या पढ़ा है कि वो वर्क करके और फिर कितनी हीट दे देगा सोर्स को, सॉरी सिंक को? Q2 हीट देता है ना। कल वाले प्रोसेस, कल वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने किया था Q1 हीट लेगा, Q2 देगा। रिमेंबर? अरे बोलो बेटा। यस सर। तो इसका मतलब उस प्रोसेस में टेम्परेचर डाउन आएगा T2। उस दौरान जो सिस्टम है वो कंप्रेस होगा सेम टेम्परेचर पे। तो वो प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। यानी कि दो प्रोसेस तो हमारे पास आ गए, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन। लेकिन आइसोथर्मल T1 पे हो रहा है, मतलब कंप्रेशन जो है वो T1 पे हो रहा है, सॉरी एक्सपेंशन T1 पे हो रहा है और कंप्रेशन T2 पे हो रहा है। टेम्परेचर में डिफरेंस T1 से T2 भी तो आएगा, तो कोई प्रोसेस उस टाइम भी होगा। वो प्रोसेस होगा बेटा एडियाबैटिक, क्योंकि उस दौरान आपका जो सब्सटेंस है वो एक्सपेंड तो हो रहा है लेकिन हीट नहीं ले रहा, तो वो कहलाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और एक होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। टोटल 4 स्टेप्स होंगे। कौन कौन से? यस, 2 तो मैंने पहले बताए थे आपको। देखिए ध्यान से,
ए से लेके बी जाने में टेम्परेचर सेम है T1 से T2, सिर्फ सॉरी T1 से T1 ही है। प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, यहाँ प्रेशर P2 वॉल्यूम V2। इसका मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये आपको ग्राफ से क्लियर हो रहा होगा। प्रेशर कम हो रहा है, ग्राफ से क्लियर है बेटा ये बात, ए से लेके बी तक जाने में। यस सर। तो ये प्रोसेस जो है ए से लेके बी तक का, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब बी से सी देखो, इसमें पी वी तो बदल ही रहे हैं, टेम्परेचर भी बदल गया। टेम्परेचर आ गया कितना, ध्यान दो, बोलो बेटा, T2। T2। इसका मतलब बी से लेके सी तक का प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, नहीं है ना। ए से लेके बी तक तो टेम्परेचर सेम था, तो आइसोथर्मल में एक्सपेंशन हुआ। बी से सी में भी एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन आइसोथर्मल नहीं है, तो फिर कैसा है, एडियाबैटिक। तो ए से बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी से सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब सी से डी देखो, सी से डी जाने में क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नो सर, तो ये क्या हुआ, आइसोथर्मल क्या कंप्रेशन या एक्सपेंशन, कंप्रेशन। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा। यस सर। और आगे फिर से अब टेम्परेचर भी बदल रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये भी कंप्रेशन है, लेकिन कैसा, बोलो, एडियाबैटिक। एग्जैक्टली। तो कितने प्रोसेस हो गए टोटल, 4। इन चारों प्रोसेस को मिला के एक साइकिल बनता है जिसे कार्नोट साइकिल बोलते हैं। समझ में आया। ओके सर। यस सर। एक बार सभी लोग मार्क करेंगे चैट बॉक्स में, ए से बी क्या है, बी से सी क्या है, सी से डी क्या है और डी से ए क्या है। सभी को नोट कर रहा हूं मैं, चैट बॉक्स। सर एक बार वो डायग्राम शो करना। एक मिनट अभी करता हूं। ये डायग्राम है, ऊपर वाला पॉइंट ए बी सी डी ऐसे है, ठीक है। दोबारा लिखना पड़ेगा क्या ए बी सी डी, सर एक बार मार्क कर दो, मैं भूल गई कौन सा पॉइंट कहाँ था। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, यहाँ वाला पॉइंट। तो ए से बी में क्या हो रहा है, बी से सी क्या हो रहा है, डी सी से डी क्या हो रहा है और डी से ए क्या हो रहा है, ये आप सभी लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में। शॉर्ट में लिख दो, जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन को आई ई लिख दो, आइसोथर्मल कंप्रेशन को आई सी, इस तरह से लिख दो। नेमिंग हो गई। अब मैं विंडो दूसरी कर रहा हूं। वेरी गुड, जतिन है ना ये, जतिन, मन, सोहित, गुड। बेटा शॉर्ट में लिख दो, कोई इशू नहीं है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक ठीक ठीक, सही है, गुड, वेरी गुड। गुड, अंकित, अमन, अमन, अंकित बिरोड, अंकित जाखड़, नितिन, निशान जाखड़, एकता, मुस्कान, सुमित, गुड बेटा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी सभी को। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है सभी को बेटा। यस सर। अब देखिए आगे,
अब आपको ये याद होगा कि हमने किया था वर्क डन अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस, किया था ना, रिमेंबर? यस, अरे बोलो, कहाँ गायब हो गए सारे? यस, तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, तो टोटल जो वर्क डन होगा वो उन सबका सम होगा, ठीक है ना। इससे पहले मैं एक बार फिर से स्टेप 1 से लेके 2 तक जाने में क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस टेकिंग इट स्टेट फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T1। मान लिया इस दौरान जो सिस्टम है वो Q1 हीट ऑब्जॉर्ब करता है रिजर्वोयर से जो टेम्परेचर T1 पे है, तो वर्क डन कितना होगा, वो Q1 के बराबर होगा क्योंकि du तो 0 है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने पढ़ा है म्यू आर टी लॉग V2 बाई V1, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना वर्क डन का आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, रिमेंबर? यस बेटा। उसके बाद 2 से 3 के लिए एडियाबैटिक है P2 V2 T1 से P3 V3 T2 तक, तो इट विल बी R बल्कि म्यू आर T1 माइनस T2 बाय 1 माइनस गामा, जहां गामा क्या है, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, इसमें गड़बड़ हो रही है, ये आ जाएगा R इंटू T1 माइनस T2 बाय 1 माइनस गामा, ये 1 मोल के लिए है, n मोल के लिए n कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही जो तीसरा स्टेप है उसमें मान लिया हीट जो है वो कितनी इन्वॉल्व होती है, Q2, तो RT2 log V3 by V4, let me show you, ये आ जाएगा W3 RT2 log V3 by V4। उससे अगले स्टेप में यहां पे ये T2 माइनस ध्यान दीजिए बेटा, W2 और W4 ये बिल्कुल सिमिलर हैं, ये जितना होगा ना ये वैल्यू उसकी नेगेटिव होगी, तो इन दोनों का जब सम करेंगे, बल्कि चारों का W1 W2 W3 W4, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो बचेगा वो केवल एक तो ये वाला बचेगा और एक ये वाला बचेगा, ये और ये 0 हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। बेटा आपकी जो आपस में चैट चल रही है ये निशान धनखड़ की और ये जतिन की, बेटा क्लास किसकी है, ये फिजिक्स की है ना, इंग्लिश क्लास कब से है, लास्ट टाइम बता, ये सब क्या चल रहा है, इसका मतलब आप यहाँ तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो। बेटा ज़रूरी काम के लिए हर लेक्चर के बीच में 15 मिनट का गैप है आपके, है या नहीं है? मेरी क्लास क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यहाँ पे? 10 मिनट का काम रह गया है, उसके बाद आपको 15 मिनट मिलेंगे। किसका फ़ोन नंबर नहीं है तेरे पास बेटा?
इसका पूरा डेरिवेशन एक बार मैं फिर से कराऊंगा अगले लेक्चर में। अभी के लिए अभी मैं आपकी क्लास ये अटेंडेंस दोबारा ले रहा हूँ। अटेंड योर रोल कॉल। यस, जतिन, प्रेजेंट सर। साहिल, दूसरा भी प्रेजेंट सर। ठीक है, साहिल, यस सर। यस सर। अंकित, यस सर। दोनों, प्रेजेंट सर। यस सर। अमन मोर, अमन मोर गायब है। अंशु, प्रेजेंट सर। कौन? अमन मोर। यस सर। अंशु, अंशु गायब हो गया क्या? अनु जाकर तो आई नहीं है, ये कार्तिक भी नहीं। एकता, यस सर। मनीष, मनीष, दिशा, जी सर। मन, यस सर। मुस्कान, यस सर। नवीन, प्रेजेंट सर। नेहा, यस सर। निशांत, प्रेजेंट सर। नितेश, सर दूसरा निशांत भी प्रेजेंट है सर। दूसरा निशांत प्रेजेंट है, निशांत ठीक है, कासनी हो गया। उसके बाद नितेश तो नहीं आया था ना आज। नितिका, प्रेजेंट सर। नितिन, नितिन एब्सेंट हो गया। यस सर। पूनम, पूनम, सर। दोनों, सर नितिन नितिन प्रेजेंट है सर। दोनों नितिन तो हो गया। पूनम, यस सर। संगीता, यस सर। दोनों ठीक है। शक्ति, प्रेजेंट सर। सुदर्शन, यस सर। रोहित, प्रेजेंट सर। सक्षम, यस सर। सोहित, सोहित, सोहित एब्सेंट हो गया, कल भी गड़बड़ की थी। मैं भी हूँ सर। मैं भी कौन? नाम बोलो। अंशु जाखड़ सर, मैं भी था। हो गया तेरा। सुमित, यस सर। तमन्ना तो आई नहीं, तन्नू भी नहीं है। यशवीर तो हो गया, यशवीर भी। कुशल, उसके बाद मोनिका, मोनिका, प्रेजेंट सर। राहुल, यस सर। प्रदीप, प्रेजेंट सर। पुनीत, पुनीत एब्सेंट। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नाउ यू कैन लीव द क्लास। ओके सर, बाय। ओके बेटा।